अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है नागिन महल तीसरा हिस्सा। सुबह कस्तूरी नागिन को ये लोग अपने से अलग कर रहे थे। रात के 12 बजे के बाद कस्तूरी नागिन अपने बिस्तर से उठी। उसने चिराग बुझा दिया। कोठरी में अंधेरा छा गया, मगर वो अंधेरे में देख सकती थी। कस्तूरी नागिन पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे वो किसी को अपने इंतकाम की आग में भस्म करने वाली हो। उसने अपने दोनों बाजू फैला दिए और फिर अपने सर को छत की तरफ उठाया। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलकर छत से टकराई और छत में से निकलकर सितारों भरे आसमान के खला में से गुजरती हुई करोड़ों अरबों मील दूर नागिनों के खलाई सियारे से टकराकर वापस आ गई। इसमें सिर्फ 1 सेकंड से भी कम वक्त लगा। कस्तूरी नागिन ने चेहरा नीचे कर लिया। अब वो गायब हो चुकी थी, मगर अपने पूरे इंसानी जिस्म के साथ वो पलंग पर बैठी थी। फिर वो उठी और उसने कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया। इतने में अंबर कोठरी में दाखिल हुआ। उसके साथ केटी भी थी। कस्तूरी नागिन अपने पलंग पर उसी तरह बैठी रही। अंबर ने कोठरी में इधर उधर देखा। दरवाज़ा खुलने से बाहर जो मशाल जल रही थी उसकी रोशनी कोठरी में आ रही थी। केटी ने कहा, ये तुम्हारी बहन कस्तूरी कहाँ चली गई है? कोठरी तो खाली है। अंबर ने कोठरी में दाखिल होकर चारों तरफ देखा और बोला, आधी रात को ये कस्तूरी कहाँ चली गई है? केटी ने कहा, मुझे तो दाल में कुछ काला काला नजर आता है। इस औरत के इरादे मुझे खतरनाक लगते हैं। अंबर केटी को लेकर दूसरी कोठरी में आ गया, जहां नाग, मारिया, थ्यूसोंग और जूली सॉन्ग बैठे थे। जब उन्हें पता चला कि आधी रात को कस्तूरी अपनी कोठरी में नहीं है तो सबके दिल में शक व शुबे पैदा होने लगे। मारिया ने कहा, हमने उस पर अपना राज खोलकर अच्छा नहीं किया। ये औरत हमें नुकसान पहुंचाएगी, तुम देख लेना। नाग इधर उधर देख रहा था। अचानक जूली सॉन्ग चौंक पड़ी। फिर उसने अपनी कमीज में से तिकोना खलाई सितारा बाहर निकाल लिया। इस तिकोने सितारे पर बने हुए नगीने झिलमिलाने लगे थे। जूली सॉन्ग ने जज्बाती अंदाज में कहा, कोई खलाई मखलूक हमारे आसपास है। थ्यूसोंग कहने लगा, हम 3 खलाई इंसान इस वक्त यहाँ बैठे हैं। जूली सॉन्ग ने कहा, नहीं थ्यूसोंग, ये हमारे जिस्म की लहरों से नगीने नहीं झिलमिलाते। ये किसी नए खलाई जिस्म की लहरों से झिलमिलाने लगे हैं। इसकी वजह यह थी कि कस्तूरी नागिन ने थोड़ी देर पहले अपनी आंखों से नीली रोशनी निकालकर जो अपने नागिनों के खलाई सियारे पर डाली थी और उसकी निगाह खलाई सियारे से टकराकर वापस आई थी। उसकी वजह से कस्तूरी नागिन में खलाई ताबकारी आ गई थी और जूली सॉन्ग का तिकोना सितारा चमकने लगा था। मारिया, नाग, अंबर और केटी भी ताज्जुब से सितारे को तकने लगे। खलाई तिकोना सितारा चमक रहा था। थ्यूसोंग ने कहा, यहाँ कौन सी खलाई मखलूक हो सकती है? अंबर ने कहा, हो सकता है इस मुल्क की फिजा में से कोई खलाई सियारा गुजर गया हो। वो ये बातें कर ही रहे थे कि कोठरी में कस्तूरी नागिन दाखिल हुई। उसे कोई भी नहीं देख सकता था। मारिया भी उसे नहीं देख सकती थी। कस्तूरी नागिन गैबी हालत में थी। मारिया ने कहा, मैं कस्तूरी को जाकर देखती हूँ कि वो क्या कर रही है। कस्तूरी नागिन गैबी हालत में वहीं एक तरफ खामोशी से खड़ी रही। मारिया थोड़ी देर बाद वापस आई और बोली कि कस्तूरी कोठरी में नहीं है। अब तो अंबर और दूसरे साथियों को भी तशवीश हुई कि कहीं ये औरत वाकई कोई खतरनाक खलाई मखलूक तो नहीं है। नाग, अंबर, केटी, थ्यूसोंग और जूली सॉन्ग भी दौड़कर साथ वाली कोठरी में गए। कस्तूरी वहां नहीं थी। जब वो कोठरी से निकले तो गैबी कस्तूरी नागिन ने आगे बढ़कर जहां नाग बैठा था उस जगह झुककर खलाई नागिन का मोहरा रखा और फिर उठा लिया। वो परे हटकर दीवार के साथ लग गई। जब नाग, अंबर, केटी, थ्यूसोंग, जूली सॉन्ग और मारिया वापस अपनी कोठरी में आए तो अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि कस्तूरी कहीं बाहर गई होगी, अभी वापस आ जाएगी। मारिया बोली, वो जरूर खलाई मखलूक है, हमें उसको पकड़कर उससे पूछगिछ करनी चाहिए। केटी, नाग, थ्यूसोंग और जूली सॉन्ग ने भी इस ख्याल की हिमायत की। उनमें से किसी को भी खबर नहीं थी कि कस्तूरी नागिन उनके करीब ही दीवार के साथ लगकर खड़ी है। वो इस इंतजार में थी कि नाग अपनी जगह पर बैठ जाए। नाग अभी बैठा नहीं था। उसकी कुर्सी पर खलाई नागिन के मोहरे का शदीद असर था। नाग कुछ देर खड़े खड़े बातें करता रहा, फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कस्तूरी नागिन ने इत्मीनान का सांस लिया। नाग को कुर्सी पर बैठते ही कुछ महसूस ना हुआ, लेकिन 1 मिनट बाद उसको कुछ घबराहट सी महसूस होने लगी। अंबर ने पूछा, खैरियत तो है नाग? तुम कुछ परेशान दिखाई देते हो। तुम फिक्र ना करो, मैं कस्तूरी नागिन को आते ही पकड़ लूंगा। नाग ने माथे पर उंगलियां फेरते हुए कहा, मेरा सर दर्द करने लगा है। केटी, मारी और जूली सॉन्ग थ्यूसोंग की तरफ मुतवज्जा हो गई। जूली सॉन्ग नाग का सर दबाने लगी। नाग की आंखें बंद होना शुरू हो गईं। अंबर ने कहा, नाग भैया, तुम कुछ देर के लिए सो जाओ। मेरा ख्याल है तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। केटी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। आइए हम बाहर बरामदे में चलकर बैठते हैं। नाग को वाकई नींद आ रही थी। वो चारपाई पर लेट गया। मारिया ने थ्यूसोंग से कहा, इससे पहले नाग को नींद कभी नहीं आई, मगर अब क्यों ऐसा हुआ है? अंबर बोला, मेरा ख्याल है थकावट की वजह से है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। थ्यूसोंग कहने लगा, फिक्र की कोई बात नहीं है, नाग को आराम करने दो, आओ हम बाहर चलते हैं। सब कोठरी से बाहर चले गए।
अब वहां सिवाय नाग और कस्तूरी नागिन के और कोई नहीं था। कस्तूरी नागिन इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। खलाई नागिन का मोहरा कस्तूरी नागिन के हाथ में था। वो आगे बढ़ी। उसने एक मंत्र को मुंह ही मुंह में पढ़ा और नाग के जिस्म पर एक फूंक मारी। फूंक लगते ही नाग का जिस्म बिल्कुल सुन्न हो गया। कस्तूरी नागिन ने अब खलाई नागिन का मोहरा नाग के माथे पर रख दिया। इसके रखते ही नाग का जिस्म गायब हो गया। असल में नाग गायब नहीं हुआ था, बल्कि चावल के दाने से भी बारीक बनकर खलाई नागिन के मोहरे के अंदर सुराख में दाखिल हो गया था। कस्तूरी नागिन के चेहरे पर कामयाबी की चमक आ गई। वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। जिस चीज को वो हासिल करने के लिए खलाई नागिनों की दुनिया से नीचे आई थी। उसने मोहरा अपनी मुट्ठी में दबाया और एक जबरदस्त फुंकार मारी और छत की तरफ उड़ी। छत के बीच में से निकलकर ऊपर सितारों भरे आसमान में आ गई। कस्तूरी नागिन ने तारों भरे आसमान में अपनी खलाई दुनिया की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। फुंकार की आवाज साथ वाली कोठरी में भी गई। अंबर, मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग भाग कर आए तो ये देखकर उनके हाथ पांव फूल गए कि वहां नाग गायब था। नाग कहाँ चला गया? मारिया के मुंह से बेख्तियार ये जुमला निकल गया। अंबर ने इधर उधर देखा। वो अभी तो इसी जगह पर था। केटी ने कहा, ये फुंकार की आवाज किसकी थी? थ्यूसोंग कहने लगा, ये मुझे उसी कस्तूरी औरत की साजिश लगती है। मारिया गुस्से में बोली, मैं तो पहले ही कहती थी कि उस कमबख्त कस्तूरी को यहां से चलता करो, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। अंबर ने कहा, मुझसे सख्त गलती हो गई। थ्यूसोंग कहने लगा, बाहर चलकर देखते हैं, हो सकता है नाग बाहर गया हो। मारिया ने मायूसी के लहजे में कहा, क्या तुम देखते नहीं कि नाग की खुशबू नहीं आ रही? अब सबने सांस खींचा। मालूम हुआ कि वाकई फिजा में नाग की खुशबू नहीं है। अंबर तो सर पकड़कर बैठ गया। उसे अब सख्त अफसोस हो रहा था कि वह कस्तूरी की चिकनी चुपड़ी बातों में क्यों आ गया। थ्यूसोंग कहने लगा, इसमें अब कोई शक नहीं रहा कि यह औरत कस्तूरी खलाई मखलूक थी और वह नाग को अगवा करने यहाँ आई थी। जूली सोंग बोली, अब नाग को हम कहाँ तलाश करेंगे? केटी ने ठंडा सांस भरा और कहने लगी, मारिया, अंबर, तुम लोगों का क्या ख्याल है? मारिया ने कहा, हम खला में कैसे जाएंगे? हमें कुछ मालूम नहीं कि वो कमबख्त नाग को कहाँ ले गई है। जूली सोंग और थ्यूसोंग ने और केटी ने भी इस बात पर जोर दिया कि कस्तूरी औरत वाकई कोई खलाई मखलूक थी, क्योंकि जूली सोंग का खलाई तकोना सितारा चमकने लगा था। केटी कहने लगी, सख्त अफसोस की बात है कि हमने एक गैर औरत को अपने साथ रहने की इजाजत दी। यह हमारी सख्त हमाकत थी। अंबर बोला, अब पुरानी बातें और गिले शिकवे करने का कोई फायदा नहीं। गलती हर इंसान से हो जाती है, मुझसे भी हो गई। थ्यूसोंग ने कहा, हम तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रहे अंबर, तुम अपना जी बुरा ना करो। हम तो ये सोच रहे हैं कि अब नाग को कहाँ तलाश किया जाए। मारिया कहने लगी, अंबर, तुम्हें कुछ याद है कि उस कस्तूरी का कोई और साथी भी था? अंबर ने कहा, जहां तक मुझे याद है वो अकेली ही थी। हाँ, उसके बाप से मिला जा सकता है जो सपेरा है। केटी कहने लगी, उसके बाप को क्या पता होगा? ये कस्तूरी तो महज जन्म लेने के लिए उतरी होगी। असल में तो वो खलाई मखलूक थी। हमें इस तरह सोचना चाहिए कि अब हमें खलाई सफर इख्तियार करना चाहिए या नहीं। मारिया ने कहा, इसका बेहतर जवाब तुम और जूली सोंग और थ्यूसोंग दे सकते हो, क्योंकि तुम तीनों खलाई मखलूक हो। अंबर बोला, केटी, जूली सोंग और थ्यूसोंग खलाई मखलूक जरूर है, मगर वो खलाई जहाज के बगैर हमें ऊपर नहीं ले जा सकते। जूली सोंग कहने लगी, मगर हम चाहें तो खलाई जहाज यहाँ तैयार कर सकते हैं। मैं खलाई जहाज तैयार कर सकती हूँ। थ्यूसोंग ने कहा, यह तो ठीक है जूली सोंग, मगर यहाँ जहाज तैयार करना बहुत मुश्किल है। हमें वो चीज़ें इस गैर तरक्की याफ्ता ज़माने में कहाँ मिलेंगी। मारिया ने कहा, लेकिन यह भी हो सकता है कि कस्तूरी कोई जादूगरनी हो और वो खास चिल्ला करने के लिए उसे अपने घर ले गई हो। अंबर बोला, तो फिर उसके जिस्म की शुआओं से तिकोना सितारा क्यों चमकने लगा था? थ्यूसोंग ने कहा, हो सकता है यह जादू की वजह से हो गया हो। मेरा तो ख्याल है कि हमें कस्तूरी के घर की तरफ जाना चाहिए। अंबर, उसका घर कहाँ है? अंबर ने कहा कि वो मुल्क सूडान में एक सपेरे के घर में पैदा हुई थी। केटी बोली, बस हमें अभी सूडान की तरफ चल पड़ना चाहिए। जूली सोंग ने कहा, मगर हमें पहले इस मुल्क में भी उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। मारिया बोली, ये काम मैं अभी किए देती हूँ। मैं सुबह तक इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारूंगी। सबने मारिया को इजाजत दे दी और मारिया उसी वक्त फिजा में परवाज कर गई। उसके जाने के बाद केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग कोठरी में बैठकर कस्तूरी नागिन के बारे में बातें करने लगे कि वो अगर जादूगरनी थी तो कहाँ गई होगी। बातें करते करते सुबह हो गई। इतने में मारिया भी आ गई। उसने बताया कि मैंने मुल्क ईरान का कोना कोना छान मारा है। मैं सहरा और जंगल में भी गई, मगर इस सारे इलाके में नाग की खुशबू कहीं नहीं है। उन्होंने मिलकर सलाह मशवरा किया और फैसला किया कि उन्हें कस्तूरी के घर का रुख करना चाहिए। थोड़ी देर बाद अंबर, थ्यूसोंग, केटी, मारिया और जूली सोंग मुल्क सूडान की तरफ चल पड़े। नाग बारीक सुई जितना बनकर बेहोशी की हालत में खलाई नागिन के मोहरे के अंदर बंद था। कस्तूरी नागिन गैबी हालत में खला में रोशनी की रफ्तार के साथ उड़ी जा रही थी। रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड होती है। इतनी रफ्तार से जब कोई ठोस चाय सफ़र करती है
तो वो खुद रोशनी की किरण में तब्दील हो जाती है। मगर कस्तूरी नागिन गैबी हालत में थी और रोशनी की किरण बनकर सफर कर रही थी। चुनाचे वो बिला किसी रोक टोक के खला में उड़ी जा रही थी। उसका रुख नागिनों के खलाई सियारे की तरफ था। कस्तूरी नागिन नागिनों की मलका थी और नाग की तलाश में जमीन पर आई थी। उस खलाई सियारे की नागिनें खुद ही अपने अपने नागों को तलाश करती थीं। ये नाग यानी सांप उन्हें दूसरे खलाई सियारों में भी मिल जाते थे, मगर कस्तूरी नागिन चूंकि मलका थी इसलिए नाग देवता ही उसके लायक था। इसी वजह से वह जमीन पर आई थी ताकि नाग देवता को अगवा करके ले जाए, और वह अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। जमीन पर उस वक्त एक दिन गुजर चुका था और अंबर मारिया वगैरह भी सोडान नहीं पहुंचे थे कि कस्तूरी नागिन नाग देवता को लेकर अपने खलाई नागिनों के सैयारे में पहुंच गई। ये सैयारा जमीन से ज्यादा दूर नहीं था और यह भी सूरज के गिर्द गर्दिश करता था, मगर वो सूरज से इतना दूर था कि उस पर सूरज की रोशनी कम पहुंचती थी और दिन की रोशनी बहुत ही फीकी होती थी। यह सैयारा छोटा था और इस पर सिवाय नागिनों के और कोई मखलूक नहीं रहती थी। कस्तूरी नागिन नाग को मोहरे में बंद किए जब अपने सैयारे की जमीन के करीब पहुंची तो वहां की सारी नागिनों को पता चल गया कि मलका नागिन आ रही है। सारी नागिनें नागिन महल के सामने मैदान में जमा हो गईं कि मलका कस्तूरी नागिन का इस्तकबाल किया जाए। अपने सैयारी की जमीन से लगते ही कस्तूरी नागिन अपने सांप की शक्ल में आ गई। अब वो जर्द सोने के रंग की खूबसूरत नागिन थी जिसके सर पर छोटा सा सुनहरी ताज था। आंखें सुर्ख थीं और जिस्म सुनहरी था। वजीर नागिन ने आगे बढ़कर मलका नागिन का इस्तकबाल किया। सारी नागिनों ने अपने अपने फन झुका दिए। कस्तूरी नागिन बड़ी शान से रेंगती हुई सजी सजाई पालकी में बैठ गई। पालकी में नरम खलाई कालीनों का छोटा सा कालीन बिछा दिया गया। 10 नागिनों ने पालकी को अपने फन पर उठा लिया। 50 नागिनें आगे आगे रेंगने लगीं। 100 नागिनें पीछे पीछे और दाएं बाएं रेंग रही थीं। नागिनों का ये आलीशान जुलूस नागिन महल में दाखिल हो गया। नागिन महल सांप के फन की शक्ल की एक बहुत बड़ी इमारत थी जो एक बहुत बड़ी चट्टान के अंदर से खोखला करके बनाई गई थी। इस चट्टान को खोखला इंजीनियर नागिनों ने किया था जिनकी फुंकार की गर्मी से पत्थर टूटकर पिघल जाता था। नागिन महल में कई छोटे छोटे कमरे थे। इनमें नागिनों के रेशमी कैंचलों के पर्दे गिरे हुए थे। जर्द पत्थर के तख्त बिछे थे। इन पर खलाई फूलों के बिस्तर लगे थे। नौकर नागिनें जगह जगह अपने काम में मसरूफ थीं। पहरेदार नागिनें फन उठाए पहरा दे रही थीं। कस्तूरी नागिन की पालकी महल के अंदर आई तो सब नागिनों ने फुंकारे मारकर अपनी खुशी का इजहार किया। मलका कस्तूरी नागिन पालकी से उतरकर अपने खास कमरे में आ गई। ये कमरा बेहद खूबसूरत था। दीवारों पर ऐसे जर्द पत्थर लगाए गए थे जिनसे हल्की हल्की बसंती रोशनी निकल रही थी। छत के साथ जवाहरात के गुच्छे लटक रहे थे। सतूनम में सुरख लाल जुड़े थे जिनसे रोशनी की किरणें फूट रही थीं। वजीर नागिन मलका कस्तूरी नागिन के साथ बड़े अदब से फन झुकाए रेंग रही थी। अपने खास कमरे में आकर मलका नागिन ने वजीर नागिन से कहा, इन तमाम लोंडी नागिनों को बाहर भेज दिया जाए। वजीर नागिन ने, जिसका रंग नसवारी था, फौरन तमाम नागिनों को बाहर भेज दिया। जब कमरे में मलका कस्तूरी नागिन और वजीर नागिन अकेली रह गईं तो कस्तूरी नागिन ने अपने मुंह से खलाई मोहरा निकालकर तख्त पर रख दिया और फौरन औरत की शक्ल इख्तियार कर ली। उसने वजीर नागिन की तरफ देखा और बोली, वजीर नागिन, तुम भी अपनी इंसानी शक्ल बदल सकती हो। हुक्म पाते ही फौरन वजीर नागिन ने भी औरत की शक्ल इख्तियार कर ली। ये नीले रंग की एक औरत बन गई जिसकी आंखें सुर्ख थीं और सर पर स्याह बाल थे, जबकि कस्तूरी नागिन की वही शक्ल थी जो उसकी जमीन पर थी। कस्तूरी नागिन ने कहा, वजीर नागिन, तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि मैं दुनिया से अपने सांप यानी नाग देवता को साथ ले आई हूँ। वजीर नागिन ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मलका नागिन को मुबारक हो। आपकी शान यही थी कि आपका सांप नाग देवता होता। क्या आपकी नाग देवता के साथ शादी का ऐलान कर दिया जाए? कस्तूरी नागिन ने कहा, अभी नहीं, 2 माह बाद हमारी सालगिरह आ रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरी सालगिरह के दिन नाग देवता से शादी हो। वजीर नागिन बोली, ये तो बड़ी मुबारक बात होगी। हम इस दिन का बेताबी से इंतजार करेंगे, मगर इस तारीखी और शाही शादी की तैयारियां हम अभी से शुरू कर देंगे। कस्तूरी नागिन ने कहा, नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, तुम ये ऐलान कर सकती हो कि मलका की शादी 2 माह बाद नाग देवता से होगी। वजीर नागिन खुशी से कहने लगी, ऐसा ही होगा अजीम मलका। क्या मैं नाग देवता का दीदार कर सकती हूँ? कस्तूरी नागिन भी चाहती थी कि उसे नाग देवता की एक झलक दिखाए ताकि वो उस पर रश्क करे। कस्तूरी नागिन ने फौरन खलाई मोहरे को उठाकर एक मंत्र पढ़ा और उस पर जोर से फूंक मारी। नाग जो बारीक सुई की शक्ल में खलाई मोहरे के अंदर बंद पड़ा था, बाहर तख्त पर गिर पड़ा। कस्तूरी नागिन ने दूसरा मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो नाग अपनी इंसानी शक्ल में आ गया, मगर वो बेहोश पड़ा था। वही दुबला पतला जिस्म, सांवला रंग और घुंघराले बाल। वजीर नागिन ने उसे एक नजर देखा और दिल में सोचने लगी, काश नाग देवता से मेरी शादी हो सकती, मगर यह नामुमकिन बात थी। नाग देवता तो मलका नागिन का खामंद बनने वाला था।
मलका कस्तूरी नागिन ने बड़ी शान से गर्दन उठाकर वजीर नागिन की तरफ देखा और कहा, क्यों वजीर नागिन, कितना खूबसूरत है हमारा होने वाला खामंद यानी नाग देवता। वजीर नागिन बोली, आप मलका हैं, आपकी शादी ऐसे ही नाग से होनी चाहिए थी। कस्तूरी नागिन ने कहा, अब तुम जा सकती हो, हमारे लिए कुछ फल भिजवा देना। वजीर नागिन ने फौरन सांप यानी नसवारी नागिन का रूप बदला और सलाम करके मलका नागिन कस्तूरी के खास कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद कस्तूरी नागिन ने नाग पर एक गहरी निगाह डाली। नाग के जिस्म में हरकत पैदा होने लगी। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। वो समझ गया कि वो किसी अनोखी जगह पर आ गया है। उसकी नजर कस्तूरी पर पड़ी तो हैरान रह गया कि ये मुझे कहाँ ले आई है। नाग ने कस्तूरी नागिन से पूछा, ये कौन सी जगह है? कस्तूरी नागिन घूर कर तक रही थी। नाग देवता, तुम इस वक्त उस सैयारे की जमीन पर नहीं हो जहां तुम्हारे साथी अंबर मारिया केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग इस वक्त तुम्हें तलाश करते फिर रहे होंगे, बल्कि तुम इस वक्त नागिनों के खलाई सैयारे पर मेरे महल में हो और मैं नागिनों के सैयारे की मलका कस्तूरी हूं। ठीक है, तुम नागिनों की मलका हो, मगर ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ किस लिए लाई हो? कस्तूरी नागिन ने हल्का सा कहकहा लगाकर कहा, 2 माह बाद हमारी शादी हो जाएगी, मैं तुम्हें इसलिए जमीन से उठाकर यहाँ लाई हूं। नाग सर पकड़कर बैठ गया। ये कमबख्त क्या कह रही है? मैं इससे कैसे शादी कर सकता हूं? उसने कस्तूरी से कहा, नाग देवता कभी शादी नहीं किया करता, क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं? कस्तूरी नागिन बोली, ये कानून तुम्हारी जमीन पर चलता होगा, मेरे सैयारे पर यह कानून नहीं चलेगा। मैं यहाँ की मलका हूं और यहाँ तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा और तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये मेरे वकार का सवाल है। नाग को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि वो उकाब बनकर यहाँ से उड़ जाए, जो होगा देखा जाएगा। उसने जोर से सांस खींचकर छोड़ा, मगर वो उकाब न बन सका। कस्तूरी नागिन उसकी तरफ गौर से तक रही थी। नाग ने दूसरी बार सांस खींचकर छोड़ा कि सांप बन जाए, मगर वो सांप ही न बन सका। कस्तूरी नागिन ने एक बुलंद कहकहा लगाया और बोली, तुम्हारी ताकत अब मेरे कब्जे में है। तुम मेरी इजाजत के बगैर अपनी शक्ल नहीं बदल सकते। ना तुम उकाब बन सकते हो और ना सांप। नाग दिल ही दिल में खौल कर रह गया। इस अय्यार मलका कस्तूरी नागिन ने उसकी सारी ताकत अपने कब्जे में कर ली थी। वो बिल्कुल कोरा होकर रह गया था। नाग ने तैश में आकर जोर से पांव तख्त पर मारा और बोला, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कस्तूरी नागिन, तुम्हें एक न एक दिन पछताना पड़ेगा। कस्तूरी नागिन ने एक और कहकहा लगाया और कमरे में बड़ी शान से टहलती रही। बोली, तुमको अभी मेरी ताकत का एहसास नहीं हुआ नाग देवता। मैं इस सैयारे की दुनिया की मलका हूं। मेरी ताकत और कुव्वत बेपनाह है। क्या तुम मेरी ताकत का एक हल्का सा नमूना देखना पसंद करोगे? इसके साथ ही नागिन ने फुंकार मारी और वो गायब हो गई। उसकी आवाज नाग को सुनाई दी, तुमने मारिया को गायब होते देखा है, मगर जब मैं गायब होती हूं तो मारिया भी मुझे नहीं देख सकती। जिस वक्त तुम सब लोग मुझसे पूछगिछ करने का मंसूबा बना रहे थे, मैं गैबी हालत में उसी कोठरी में मौजूद थी। कस्तूरी नागिन एकदम फिर से जाहिर हो गई। फिर कस्तूरी नागिन ने दूसरी फुंकार मारी और जर्द रंग की खूबसूरत नागिन बन गई, जिसके सर पर सुनहरी ताज था। तीसरी फूंक मारी तो वो बुलबुल बनकर कमरे में उड़ने लगी। इसके बाद कस्तूरी नागिन दोबारा इंसानी शक्ल में आ गई और अब जो फुंकार मारी तो वो एक ऐसा सांप बन गई जिसके 7 फन थे, 16 बाजू थे और हर फन के मुंह से सुरख जुबानें लहरा रही थीं। इसके बाद वो दोबारा इंसानी यानी औरत की शक्ल में आ गई। तब उसने नाग की तरफ देखकर कहा, क्या तुम मेरा मुकाबला कर सकोगे? हरगिज नहीं। वैसे भी तुम मेरे मुल्क में हो, मेरे सैयारे में हो, मेरी सल्तनत में हो। तुम मेरे नाग खामंद भी होगे और मेरे गुलाम भी होगे। नाग समझ गया कि मामला गड़बड़ है। उसने कहा, आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? कस्तूरी नागिन ने कहा, यह मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूं कि यहाँ की हर नागिन अपने अपने सांप की तलाश में मुख्तलिफ सैयारों पर जाती है और उसे अपने साथ ले आती है। मैं मलका हूं। मेरे लिए नाग देवता ही मेरी शान के मुताबिक था, इसलिए मैं तुमको यहाँ ले आई हूं। अब तुम मुझसे 2 माह बाद शादी करके बाकी सारी जिंदगी, बल्कि इस मुल्क की क़यामत तक मेरे साथ रहोगे। अगर तुमने यहाँ से फरार होने की कोशिश की तो इसमें नाकामी होगी। यहाँ से फरार का कोई रास्ता तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम यहाँ से फरार होने की कोशिश करके देख सकते हो। यहाँ की एक नागिन भी तुम्हारा हुक्म नहीं मानेगी। वो मेरी गुलाम है और उनकी इतनी ताकत भी नहीं है कि तुम्हारी कोई और मदद कर सकें। अब तुम इस महल के कमरे में अपनी इंसानी शक्ल में रहो। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आओ मेरे साथ। नाग को अब शिद्दत से यह एहसास हो गया था कि पूरी तरह कस्तूरी नागिन के जाल में फंस चुका है और किसी आला तरीन और अय्यार तरीन हिकमत अमली से ही वो यहाँ से निकल सकेगा। कस्तूरी नागिन ने नाग को साथ लिया और दूसरे कमरे में ले आई। नागिन मलका का ये कमरा बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सतूनों में लाल जुड़े थे। छत से फानूस लटक रहा था। ये फानूस सांपों के खुश्क अंडों को जोड़कर बनाया गया था। दीवार के साथ संगमरमर का पलंग लगा था जिस पर खलाई फूलों का बिस्तर बिछा था।
बलौर की सुराही में दूध भरा हुआ था। नाग को कमरे में छोड़कर कस्तूरी नागिन ने कहा, अब तुम यहाँ आराम करो, मैं तुमसे मिलने दिन में एक बार जरूर आया करूंगी। 2 माह बाद मेरी सालगिरह है, उस रोज हमारा ब्याह हो जाएगा। ये कहकर कस्तूरी नागिन चली गई। नाग इस नागिन महल में जब अकेला रह गया तो उसको सबसे पहले अंबर, केटी, थ्यूसोंग और जुली सोंग का ख्याल सताने लगा कि जब उन्होंने कोठरी में वापस आकर नाग को नहीं देखा होगा तो उन पर क्या गुजरी होगी। उनके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती कि नाग उनकी दुनिया से निकलकर नागिनों की खिलाई दुनिया में कैदी बन चुका है, और कैदी भी उसे कस्तूरी नागिन ने बनाया है, जो दुनिया में उसकी पुजारन और परिस्तार बनी हुई थी। नाग ने उठकर कमरे का जायजा लिया। छोटा सा कमरा था, एक खिड़की भी नहीं थी, एक ही दरवाजा था जिसमें से गुजरकर कस्तूरी नागिन अभी अभी गई थी, मगर वहां से फरार होना बेकार था। नाग को एहसास था कि अगर वो इस महल से निकल भी गया तो उसे पकड़कर फिर यहाँ लाया जाएगा। वो एक खलाई दुनिया में था, दूसरे सैयारे पर था, जहां कोई भी उसका हमदर्द नहीं था। थोड़ी देर गुजरी होगी कि वजीर नागिन अंदर दाखिल हुई। ये वही नीले रंग, स्याह बालों और सुरख आंखों वाली औरत थी जो नागिन थी, मगर इंसानी शक्ल में। नागिन मलका की खिदमत करती थी और उसकी वजीर भी थी। उसके हाथ में फूलों की टोकरी थी। टोकरी उसने नाग के पलंग के पास रख दी और नाग की तरफ अपनी सुरख आंखों से घूरने लगी। नाग को उस सुरख आंखों वाली औरत में एक मकनातीसी कशिश महसूस हुई। वजीर नागिन ने कहा, मैं मलका नागिन की वजीर हूँ, मेरा नाम वजीर नागिन है। ये फल मलका नागिन ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। नाग ने कहा, ये फल ले जाओ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। वजीर नागिन कहने लगी, जब तुम्हारी मलका नागिन से शादी हो जाएगी फिर बड़े शौक से ये फल खाया करोगे। नाग बोला, मैं मलका नागिन से शादी नहीं करूंगा। वजीर नागिन के चेहरे पर हैरत सी आ गई। कहने लगी, मगर मलका नागिन तो कहती है कि तुम उसके साथ शादी करने पर तैयार हो। नाग ने दिल में सोचा कि इस औरत को किसी तरह काबू में करना चाहिए, क्योंकि ये औरत उसे वहां से फरार होने में मदद दे सकती है। उसने नफरत से मुंह फेर कर कहा, वो झूठ बोलती है, मैं तो कभी उससे शादी ना करूंगा, मुझे उससे नफरत है। वजीर नागिन नाग के करीब आ गई। क्या सचमुच तुम मलका नागिन से नफरत करते हो? नाग ने गुस्से में कहा, मुझे तो उसकी शक्ल ही से खौफ आता है, मैं तो उसकी सूरत से बेजार हूं। वजीर नागिन ने कहा, क्या तुम किसी दूसरी नागिन से शादी करना चाहते हो? नाग ने जब देखा कि लोहा गर्म है तो उसने चोट लगा दी और बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। वजीर नागिन को जैसे किसी ने धक्का दे दिया। वो पीछे को हट गई और अपनी गोल गोल सुरख आंखों से नाग को तकने लगी। नाग ने फौरन कहा, मलका नागिन मेरे दिल पर जबरदस्ती कब्जा नहीं जमा सकती, मैं उससे नफरत करता हूं। मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम ही से ब्याह करना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ ब्याह नहीं करोगी वजीर नागिन? वजीर नागिन खामोशी से चली गई। उसके जाने के बाद नाग सोचने लगा कि कहीं ये मलका नागिन को जाकर बता तो नहीं देगी। बताती है तो बता दे, नाग ने दिल में कहा। मलका नागिन मेरा क्या बिगाड़ेगी, मैं उसे साफ साफ कह दूंगा कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, जो होगा देखा जाएगा। मगर ये वजीर नागिन चली क्यों गई है? इसको किसी तरह चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने काबू में करना चाहिए। ये मुझे यहां से फरार होने में मदद दे सकती है। नाग देर तक यही कुछ सोचता रहा। वजीर नागिन मलका नागिन की वफादार थी। उसने नागिन मलका को जाकर सब बता दिया। कस्तूरी नागिन ये सुनकर आग बबूला हो गई। वजीर नागिन कहने लगी, मलका नागिन, नाग देवता मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है कि वो यहां से फरार हो सके। कस्तूरी नागिन फुंकार मारकर बोली, वो यहां से कभी नहीं जा सकेगा, मगर उसका ये इरादा खतरनाक है। वजीर नागिन बोली, मलका नागिन मेरा ख्याल है कि नाग देवता को हम मुर्दा नागिनों के गार में बंद कर देते हैं, वहां उसे खलाई दूध पहुंचता रहेगा, वहां से वो बाहर नहीं निकल सकेगा। कस्तूरी नागिन को वजीर नागिन की तजवीज पसंद आ गई। उसने हुक्म दिया कि नाग देवता को फौरन मुर्दा नागिनों के गार में बंद कर दिया जाए। वजीर नागिन फौरन नाग देवता के पास नागिन महल में गई और कहा, नाग देवता तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ये मलका नागिन का हुक्म है। नाग ने झुंझला कर कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वजीर नागिन ने उसी लम्हे अपनी एक आंख से सुरख रोशनी की किरण निकालकर नाग पर फेंकी। नाग गुमसुम होकर रह गया। उसने सोचने की कोशिश की, मगर उसे महसूस हुआ कि वो कुछ नहीं सोच सकता। वजीर नागिन ने कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। नाग के मुंह से अपने आप निकल गया, जो हुक्म वजीर नागिन, और वो खामोशी से सर झुकाए वजीर नागिन के पीछे पीछे चल पड़ा। वजीर नागिन उसे नागिन महल से निकालकर एक ऐसे मैदान में आ गई जहां जगह जगह नागिनों की पत्थरों की मूर्तियां बिखरी हुई थीं। मैदान जहां खत्म होता था वहां एक जमीन से उभरी हुई चट्टान थी। उस चट्टान में एक सांप के फन जैसा दरवाजा था। वजीर नागिन नाग को लेकर उस दरवाजे में से गुजरकर मुर्दा नागिनों के गार में आ गई। उस गार में दीवारों पर ऐसे पत्थर लगे थे जिनमें से धीमी धीमी रोशनी निकल रही थी। आगे जाकर गार में एक खुला दालान सा आ गया। नाग ने यहां जगह जगह से सांपों की हड्डियों के पिंजर पड़े हुए देखे। सांपों के हड्डियों के ढांचे बिल्कुल सीधे पड़े थे।
ये मुर्दा सांपों की हड्डियों के ढांचे थे। वजीर नागिन ने एक तरफ इशारा करके नाग को हुक्म दिया, उस जगह पत्थर के पास बैठ जाओ। नाग खामोशी से बैठ गया। उस पर अभी तक वजीर नागिन की आंख से निकली हुई शुआ का असर था। वजीर नागिन गार से बाहर निकलकर रुक गई। उसने गार के मुंह को देखा और अपनी दोनों आंखों से रोशनी निकालकर फेंकी। गार के मुंह पर फौरन एक गहरे रंग का बादल सा छा गया। देखने में यह बादल सा नजर आता था, मगर इसमें ऐसा जहरीला मादा भरा हुआ था कि सिवाय खलाई नागिनों के अगर दुनिया का कोई शख्स इसमें से गुजरने की कोशिश करे तो वो वहीं गिरकर हलाक हो जाता। वजीर नागिन चली गई। उसके जाने के कोई 15-20 मिनट के बाद नाग अपने होशो हवास में आ गया। उसने चारों तरफ देखा। वो एक ऐसे गार में बंद था जिसमें नागिनों की हड्डियों के पिंजर बिखरे पड़े थे। ये नागिनों का कब्रिस्तान लग रहा था। नाग उठकर गार के दरवाजे के करीब आया। क्या देखता है कि गार के मुंह पर एक सुरमई रंग का बादल का टुकड़ा रुका हुआ है, जैसे किसी ने वहां उसे जोड़ दिया हो। नाग आगे बढ़ा ही था कि उस बादल में से ऐसी तेज बूंद नाग के नथनों से टकराई कि नाग दौड़ा और पीछे गिर पड़ा। वो समझ गया कि इस बादल में कोई खतरनाक कीमियाई जहर मौजूद है। वो वापस गार में मुर्दा नागिनों के पास आकर बैठ गया और सोचने लगा कि जरूर वजीर नागिन ने कस्तूरी नागिन को सब कुछ बता दिया होगा, और कस्तूरी नागिन ने महज इस ख्याल से कि मैं किसी नागिन को फरेब देकर यहाँ से फरार ना हो जाऊं, मुझे इस गार में बंद कर दिया है। वो अंबर मारिया और अपने दूसरे साथियों के बारे में सोचने लगा कि खुदा जाने वो उसे कहाँ कहाँ तलाश कर रहे होंगे। नाग ने अपने साथियों को थोड़ी देर के लिए भूलकर इस नागिनों के सैयारे से फरार होने पर दोबारा गौर फिक्र शुरू कर दिया। जाहिर है यहाँ से फरार होने के लिए उसे कोई खलाई जहाज नहीं मिल सकता था। उसको अभी तक वहां कोई खलाई जहाज नजर भी नहीं आया था। ये एक वीरान सैयारा था जहां सिवाय नागिनों के और कोई मखलूक आबाद नहीं थी। वजीर नागिन से मदद मिलने की अब उम्मीद नहीं थी। नाग ने सोचा कि किसी दूसरे नागिन सांप से मदद ली जा सकती है। अगरचे उसे मालूम था कि यहाँ की सारी नागिनें मलका नागिन के हुक्म की पाबंद हैं और कोई उसके खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन नाग ने हिम्मत न हारी और फरार के तरीकों पर गौर करने लगा। सुरंग की दीवार के पत्थरों में से नीली नीली रोशनी सारे गार में फैली हुई थी। नाग को कुछ पता नहीं था कि यह रात है या दिन का वक्त है। वो देर तक सर दीवार से लगाए आंखें बंद किए सोचता रहा। उसको ख्याल आया कि वो क्यों ना अपनी ताकत को आजमा कर देखे। नाग ने फौरन सांस खींचकर छोड़ा, मगर ना तो वो उकाब बना और ना ही सांप बन सका। नाग नाउमीद होकर बैठ गया। कस्तूरी नागिन ने उसकी ताकत छीन ली थी। थोड़ी देर बाद गार की दीवार के पत्थरों से जो धीमी धीमी रोशनी निकल रही थी वो झिलमिलाने लगी। नाग उन पत्थरों को गौर से देखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी और धीमी हो गई। फिर उन पत्थरों में से नीली रोशनी निकलकर सारे गार में फैल गई। इसके बाद रोशनी धीमी ना हुई। नाग ने सोचा कि हो सकता है ये उनकी रात पड़ गई हो। ना जाने बैठे बैठे कितना वक्त गुजर गया था कि नाग को ऐसी सरसराहट सुनाई दी जैसे कोई सांप रेंगता हुआ आ रहा हो। नाग जल्दी से एक तरफ हो गया। पत्थरों की नीली रोशनी में उसने देखा कि जिधर गार खत्म हो जाती थी उधर से एक स्याह रंग का सांप रेंगता हुआ दीवार की तरफ चला रहा था। सांप दीवार के पास एक जगह रुककर नीचे देखने लगा। नीचे सांप का एक ढांचा पड़ा था। नाग पत्थर के पीछे होकर यह मंजर दिलचस्पी से देखने लगा। सांप का फन उठा हुआ था। सांप ने हड्डियों के ढांचे के सर को अपने मुंह से 3 बार चूमा, फिर उसके गिर्द चक्कर लगाए। नाग को सांप की जुबान आती थी और यह जुबान उससे अभी छीनी नहीं गई थी। उसने सांप को मुखातिब करके कहा, तुम कौन हो और इस सांप के ढांचे के गिर्द चक्कर क्यों लगा रही हो? सांप ने अपने फन का रुख नाग की तरफ कर दिया और कहा, मैं नागिन हूं और ये मेरी बेटी नागिन की हड्डियां हैं। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार था, मगर इसे नागिन मलका के हुक्म से मार दिया गया। नाग अब सामने आ गया और सांप की जुबान में नागिन से कहा, नागिन मलका ने तुम्हारी बेटी नागिन को किस लिए मार दिया था? नागिन कहने लगी, इसलिए कि मेरी बेटी नागिन ने एक बार गलती से नागिन मलका को झुककर सलाम नहीं किया था। नागिन मलका की शाही सवारी महल से निकलकर सांपों के मंदिर की तरफ जा रही थी। सब नागिनें जमीन पर अदब से लेट गईं, मगर मेरी बेटी फन उठाए अपनी जगह बैठी रही। नागिन रुक गई। नाग ने पूछा, फिर क्या हुआ नागिन बहन? नागिन ने चौंक कर नाग की तरफ देखा और बोली, तुमने मुझे बहन कहा है, मेरा कोई भाई नहीं। यहाँ सिर्फ मादा सांप यानी नागिनें ही पैदा होती हैं, मगर हमने सुन रखा है कि इस सैयारे पर कभी नागिनों के भाई नाग भी हुआ करते थे। नाग ने कहा, तुम मुझे अपना नाग भाई कह सकती हो। नागिन बोली, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी दुनिया के नाग देवता हो और वहां तुम्हारी पूजा होती है, और ये जालिम नागिन मलका अपनी झूठी शान दिखाने के लिए तुम्हें दुनिया से अगवा करके ले आई है। नाग ने कहा, नागिन बहन, तुम अपनी बेटी के बारे में बता रही थी। नागिन ने ठंडा सांस भरकर कहा, हाँ। फिर नागिन मलका ने मेरी इकलौती बेटी को जहरीले धुएं से हलाक कर डाला और उसे उठवाकर इस नागिनों के कब्रिस्तान में फेंक दिया। मैं कई दिनों से इस कब्रिस्तान में आकर अपनी इकलौती बेटी की लाश के पिंजर को चूमती हूँ, इसके गिर्द तवाफ करती हूँ, क्योंकि मुझे इससे तस्कीन मिलती है।
नाग ने इस नागिन को नागिन मलका यानी कस्तूरी नागिन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उस जालिम नागिन मलका ने तुमसे तुम्हारी बेटी छीन ली, तुम उससे बदला क्यों नहीं लेती? नागिन मलका ने इधर उधर फन घुमाया और फिर बोली। नाग देवता आहिस्ता बोलो, किसी नागिन ने सुन लिया तो वो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगी, मगर मुझे जरूर मार डालेगी। नाग ने कहा, मैंने तुम्हें बहन कहा है, उस हिसाब से तुम्हारी बेटी मेरी भांजी हुई। मैं नागिन मलका से तुम्हारी बेटी का बदला लेना चाहता हूँ। नागिन माँ ने कहा, नाग देवता मुझे मालूम है कि नागिन मलका ने तुम्हारी सारी ताकत छीन रखी है, तुम बगैर ताकत के नागिन मलका का मुकाबला नहीं कर सकते। नाग ने कहा, क्या कोई ऐसी तरकीब नहीं है कि जिससे मेरी ताकत वापस आ जाए? नागिन माँ कहने लगी, ये मैं नहीं जानती। ये कहकर नागिन माँ ने अपनी नागिन बेटी को चूमा और वापस मुड़ गई। नाग ने जल्दी से कहा, नागिन बहन, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर मेरी ताकत मुझे मिल गई तो मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा कर दूंगा। इस पर नागिन माँ वहीं रुक गई। जल्दी से पलटकर वापस नाग के पास आई और बोली, क्या तुम सच कह रहे हो नाग देवता? क्या मेरी बेटी जिंदा हो सकती है? नाग ने कहा, मैं नाग देवता हूँ, मैं अपने खुदा के हुक्म से ऐसा कर सकता हूँ। तुम मुझे ये पता करके बताओ कि मेरी ताकत कैसे वापस आ सकती है। नागिन माँ ने आहिस्ता से कहा, मैं अभी आती हूँ, देखाऊं कहीं पास ही कोई नागिन हमारी बातें न सुन रही हो। इतना कहकर नागिन माँ तेजी से गार की पिछली तरफ गई। थोड़ी देर बाद वापस आ गई। नाग ने पूछा, अब बताओ कि तुम कहाँ से मेरी ताकत वापस दिलाने का पता कर सकती हो? नागिन माँ ने सरगोशी में कहा, किसी से पता करने की क्या जरूरत है नाग देवता, ये राज तो मुझे मालूम है, मगर ये काम इतना खतरनाक है कि इसमें तुम्हारी और मेरी दोनों की जान जाने का खतरा है। नाग ने कहा, खतरे के बगैर तो दुनिया में कभी कोई काम नहीं होता, और फिर ये तुम्हारी बेटी को दोबारा जिंदगी मिलने का मामला है, तुम्हें भी खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। क्या तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना नहीं चाहती? नागिन माँ बोली, जरूर देखना चाहती हूँ, मैं माँ हूँ। कौन माँ ऐसी है जो अपनी मुर्दा बेटी को दोबारा जिंदा देखकर खुश नहीं होगी? मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। नाग ने बेताबी से पूछा, तो फिर बताओ मेरी ताकत कैसे वापस आ सकती है? नागिन माँ ने एक बार फिर दाएं बाएं फन घुमाकर देखा और सरगोशी में बोली, सुनो नाग देवता, इस गार से जुनूब की जानिब एक सुरख दरिया है जिसमें अजदे के सरों वाले मगरमच्छ रहते हैं। ये मगरमच्छ इस सैयारे की पुरानी मखलूक हैं। उस दरिया के दूसरे किनारे पर एक नागिन मंदिर है। उस मंदिर का कोई दरवाजा नहीं। उस मंदिर में दरिया के अंदर से रास्ता जाता है। मंदिर में नागिन मलका का सोने का बुत कुंडली मारे बैठा है। उस बुत की आंखों में 2 नीलम जुड़े हैं। अगर तुम उन लालों में से किसी एक नीलम को खुरच दो, निकाल दो, और फिर उस नीलम को मंदिर में जलती आग में डाल दो, तो ना सिर्फ ये कि तुम्हारी ताकत वापस आ सकती है, बल्कि मलका नागिन की ताकत खत्म हो जाएगी। नाग बड़े गौर से नागिन माँ की बातें सुन रहा था। उसे उम्मीद की किरण नजर आ गई थी। वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी नागिन मंदिर में जाकर ये काम कर सकता था। उसने नागिन माँ से कहा, क्या यहाँ से निकलने का कोई ऐसा रास्ता है कि जहाँ से मैं इस मुहिम पर रवाना हो सकूं? नागिन बोली, नाग देवता, ये मौत की मुहिम है, मैं तुम्हें इस पर जाने का मशवरा नहीं दूंगी। नाग ने कहा, तुम इस मुहिम के तमाम खतरों को मुझ पर छोड़ दो। तुम मुझे वो तरीका बताओ जिस पर अमल करके मैं सुरख दरिया तक पहुंच सकूं। नागिन माँ कहने लगी, क्या तुम मेरी बेटी को जिंदा नहीं करोगे? हो सकता है मेरी बेटी इस मुहिम में तुम्हारी मदद कर सके, क्योंकि मेरी नागिन बेटी बहुत देर तक नागिन मंदिर में रही है। वो इस मंदिर के सारे राज जानती है। नाग समझ गया कि नागिन पहले अपनी बेटी को जिंदा कराना चाहती है। उसने कहा, मेरी बहन, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि जब तक मेरी ताकत वापस नहीं आएगी मैं तुम्हारी बेटी को कैसे जिंदा कर सकता हूं। नागिन माँ खामोश हो गई। उसने अपना सर नीचे झुका लिया, फिर सर उठाकर बोली, क्या तुम वादा करते हो कि अगर तुम्हें ताकत मिल गई तो मेरी बेटी को फिर से जिंदा कर दोगे? नाग ने कहा, खुदा के हुक्म से मैं उसे जिंदा कर दूंगा। तुम जानती हो कि हम नाग लोग अपने कौल के पक्के होते हैं। नागिन माँ बोली, खुदा के हुक्म से, तो फिर मेरे पीछे पीछे आ। नागिन गार की पिछली दीवार की तरफ रेंगने लगी। आगे जाकर दीवार आ गई। गार बंद हो गई। नागिन ने कहा, उस कोने में कुछ पत्थर उखड़े हुए हैं, उन्हें बाहर निकाल लो। नाग ने पत्थरों को बाहर खींच लिया। वहां एक छोटा सा शगाफ पैदा हो गया। ये इतना शगाफ था कि एक इंसान इसमें से रेंगकर गुजर सकता था। नागिन ने नाग को बताया कि वो इस शगाफ में से रेंगकर दूसरी तरफ निकल जाए। नाग ने ऐसे ही किया। दूसरी तरफ खुला मैदान आ गया। नाग ने कहा, इस मैदान के आखिर में सुरख दरिया शुरू होता है। मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकती। अगर तुम कामयाब होकर वापस आ गए तो मैं इसी गार में अपनी बेटी की हड्डियों के पास मिलूंगी। नाग ने नागिन माँ का शुक्रिया अदा किया और खुदा का नाम लेकर मैदान में चल पड़ा। उस वक्त मैदान में रोशनी ऐसी ही थी कि हमारे यहाँ सूरज होने के बाद होती है। नाग के आसपास सिवाय ऊंची नीची अजीब शक्ल की भूरी और स्याह चट्टानों के और कुछ ना था। वो उन चट्टानों में चलता चला जा रहा था। अभी तक उसे रास्ते में कोई नागिन नहीं मिली थी। चलते चलते आखिर वो दरिया के किनारे पहुंच गया। दरिया के पानी का रंग सुर्ख था। उस दरिया में उसे कई मगरमच्छ तैरते नजर आए।
जिनके मुंह अजदहों के थे। दरिया के दूसरे किनारे की उभरी हुई चट्टानें भी नाग को साफ नजर आ रही थीं। उन चट्टानों में एक जगह नाग ने गोल इमारत देखी जिसके मीनार पर कोई कीमती पत्थर चमक रहा था। यकीनन यही नागिन मलका का मंदिर था, मगर इसको रास्ता दरिया के अंदर से जाता था। नाग की ताकतें अगरचे उसे छिन गई थी, मगर वो मर नहीं सकता था। ये ताकत अभी उसके पास थी क्योंकि वो बहरहाल नाग देवता था। एक अजदा की शक्ल वाला मगरमच्छ दरिया की सुरख लहरों पर तैरता हुआ उसकी तरफ आया। नाग जल्दी से एक चट्टान की ओट में हो गया। मगरमच्छ किनारे पर आकर लेट गया। नाग ने गौर से देखा, मगरमच्छ का सर अजदे का था। उसकी पीठ दरमियान से ऊपर को उभरी हुई थी। नाग ने गौर से देखा, ये एक मकड़ी थी जो उसके पेट से चिमटी हुई थी। मकड़ी की टांगें नीचे तक लटक रही थीं। नाग ने सोचा कि दरिया पार करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो छलांग लगा दे और तैरता हुआ निकल जाए। उसे दरिया में मौजूद दूसरे अजदा मगरमच्छों का भी ख्याल था। वो उसका पीछा कर सकते थे, मगर इसके सिवा और कोई तरकीब भी नहीं थी। नाग ने दरिया पर एक गहरी नजर डाली। उसे जगह जगह अजदा मगरमच्छ तैरते नजर आए। नाग ने फैसला किया कि वो दरिया में गोता लगाकर पानी के अंदर से जाएगा। नाग गीली जमीन पर लेट गया और उसने पानी की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। वो सांप की तरह रेंग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो दरिया के किनारे पर आ गया जहां सुरख पानी लहरें मार रहा था। नाग मगरमच्छ की तरह दरिया के पानी में उतर गया। दरिया में उतरते ही नाग पानी के अंदर नीचे चला गया। फिर पानी के अंदर ही अंदर वो आगे बढ़ने लगा। उसे अंदाजा था कि नागिन मंदिर किस तरफ है। वो उस तरफ बढ़ रहा था। मगरमच्छ उससे ऊपर पानी की सतह पर तैर रहे थे। पानी नीम गर्म था। नाग आगे बढ़ता चला जा रहा था। आखिर वो दरिया के दूसरे किनारे पर आ गया। अभी वो पानी के अंदर ही था। आगे दीवार आ गई। नागिन माँ ने कहा था कि नागिन मंदिर को दरिया के अंदर से रास्ता जाता है। अब नाग उस रास्ते को तलाश करने लगा। एक जगह उसे दरिया के अंदर दीवार में एक सुराख दिखाई दिया। नाग ने हाथ से सुराख में से कीचड़ बाहर निकाला तो उसे अंदर एक सुरंग नजर आई। वह सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग पानी और कीचड़ से भरी हुई थी। ये जमीन के अंदर से होकर जा रही थी। नाग दोनों हाथों से गदले पानी को पीछे हटाता आगे चला जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद पानी कम होने लगा। सुरंग और ऊंची हो रही थी। आखिर पानी खत्म हो गया। नाग जमीन पर बैठ गया। उसने सुरंग का जायजा लिया। ये गोल पाइप की तरह की सुरंग थी और अंधेरा छाया हुआ था। फिर भी नाग अंधेरे में देख सकता था। थोड़ी देर बैठने के बाद नाग आगे चला गया। आगे एक जीना ऊपर जाता था। नाग जीना चढ़कर ऊपर आया तो देखा कि एक गोल दरवाजा बना हुआ है जो बंद है। नाग ने उसे अंदर की तरफ धकेला। दरवाजा खुल गया। उसके सामने एक हॉल कमरा था जिसकी दीवारों और छतों पर ऐसे पत्थर लगे थे जिनमें से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। वहां कोई नागिन नहीं थी। सामने एक और छोटा सा दरवाजा था जो बंद था। नाग हॉल कमरे के फर्श पर दबे दबे चलता दूसरे दरवाजे पर आ गया। उसने दरवाजा खोला तो आगे नीली रोशनी में उसे कई नागिनों की काली काली मूर्तियां नजर आईं जो जगह जगह फर्श पर लगी थीं। नाग आहिस्ता आहिस्ता उन मूर्तियों के दरमियान में से गुजरने लगा। उसे अभी तक नागिन मलका की सोने की मूर्ति दिखाई नहीं दी थी। वो हॉल कमरे के दूसरे दरवाजे में आ गया। उसने दरवाजा खोला ही था कि एक जबरदस्त फुंकार के साथ एक स्याह नागिन उसकी गर्दन से उछलकर लिपट गई और उसे डस दिया। चूंकि नाग सिर्फ इस सूरत में मर सकता था कि अगर उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और वो टुकड़े भी 1 साल तक बगैर जोड़े पड़े रहें। इसलिए नाग पर नागिन के जहर का कोई असर ना हुआ। उसने नागिन की गर्दन को दबोच लिया और उसे अपनी गर्दन से उतारकर अपने पांव के नीचे रखा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। नाग ने देखा कि सामने एक नागिन का सोने का बहुत बड़ा बुत है जिसकी आंखों में 2 नीलम जगमग कर रही हैं। ये नागिन मलका यानी कस्तूरी नागिन का बुत था। यही वो नीलम आंखें थी जिनमें से किसी एक नीलम को निकालकर उसे मंदिर की आग में डालना था, जिसके बाद नाग की ताकत वापस आ जानी थी। उसे एक नीलम को निकाल डालना चाहिए। चुनाचे नाग आगे बढ़ा। वो चबूतरे पर चढ़ गया। फिर वो उछलकर नागिन मलका के बुत की गर्दन पर आ गया। उसने एक आंख पर जोर से मुक्का मारा। नीलम सख्ती से जुड़ा हुआ था। नाग नीचे उतर आया। एक कोने से उसने पत्थर उठाया और बुत की गर्दन पर उछलकर जोर जोर से जरबें लगाईं। नीलम आंख में से उछलकर नीचे गिर पड़ा। इसके साथ ही फिजा में चीख की आवाज बुलंद हुई। नाग नीलम उठाकर मंदिर की दूसरी तरफ दौड़ा। अब उसे उस आग के अलाव की तलाश थी जिसमें उसे नीलम को फेंकना था। नाग मंदिर के कई कमरों में गया। आग कहीं नहीं थी। अब मंदिर की नागिनें उसके पीछे लग गई थीं और कई नागिनों ने नाग को डस भी दिया था, मगर नाग पर उनका कोई असर नहीं हुआ था। आखिर उसे एक जगह आग जलती नजर आ गई। वो आग की तरफ दौड़ा। एक सुरख नागिन ने आग में से निकलकर नाग पर हमला कर दिया। नाग ने उसे गर्दन से पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया। एक और चीख की आवाज बुलंद हुई और नाग ने पीछे मुड़कर देखा कि कस्तूरी नागिन जर्द शाम की शक्ल में जोर जोर से फुंकारती उसकी तरफ बढ़ रही थी। करीब था कि वो नाग पर हमला कर देती कि नाग ने नीलम को आग में फेंक दिया।
नीलम की आग में गिरते ही एक जबरदस्त शोला बुलंद हुआ जो मंदिर की छत तक चला गया। कस्तूरी नागिन एकदम सांप से औरत की शक्ल में आ गई। नाग ने जोर से सांस खींचकर फुंकार मारी और वो एक बहुत बड़े सांप की शक्ल इख्तियार कर गया। नाग ने अपना फन उठाकर कस्तूरी नागिन के गिर्द एक चक्कर लगाया। कस्तूरी नागिन सहमी हुई खड़ी थी। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो समझ गई थी कि किसी ने उसके खिलाफ साजिश करके नाग देवता को उसकी कमजोरी बता दी थी। अब वो बेबस थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। मगर वो एक मलका नागिन थी। ये उसकी शान के खिलाफ था कि वो नाग से रहम की भीख मांगती। बहादुर और शान वाले लोग बेबस होकर भी अपनी आन बान हाथ से नहीं छोड़ते। कस्तूरी नागिन की ताकत खत्म हो चुकी थी, फिर भी वह वकार से गर्दन उठाए नाग की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। नाग ने फौरन इंसान की शक्ल इख्तियार की और कहा, कस्तूरी, तेरी ताकत मैंने खत्म कर दी है, अब तू मेरी गुलाम है। कस्तूरी नागिन ने बावकार आवाज में कहा, मैं किसी की गुलाम नहीं हो सकती। मेरी ताकत खत्म हो गई है तो क्या हुआ, मैं अब भी मलका हूं। मैं मर जाऊंगी मगर किसी की गुलाम नहीं बनूंगी। नाग ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हें गुलाम बनाने की जरूरत भी नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दो कि मैं जमीन पर कैसे वापस आ सकता हूँ। कस्तूरी नागिन ने कहकहा लगाकर कहा, जमीन पर वापस जाने का ख्याल अब दिल से निकाल दो। तुम अब क़यामत तक इसी सैयारे पर रहोगे, क्योंकि तुम्हारे जिस्म में वो ताकत ही नहीं है कि तुम रोशनी की रफ्तार से नीचे जमीन की तरफ सफर कर सको। नाग बोला, कस्तूरी नागिन, अगर तुम मुझे जमीन पर पहुंचा दो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, वरना मैं तुम्हें अंधे कुएं में फेंक दूंगा जहां से तुम कभी बाहर नहीं आ सकोगी, और अब तो कोई नागिन तुम्हारा हुक्म भी नहीं मानेगी। कस्तूरी नागिन ने बड़ी शान से कहा, पहली बात तो यह है कि मैं तुम्हें जमीन पर नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तुम्हारा जिस्म खला में रोशनी की रफ्तार पर सफर करते ही जलकर राख हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर मैं पहुंचा भी सकती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। तुमने मेरी ताकत तबाह करके मुझसे दुश्मनी की है, तुम मेरे दुश्मन हो, और मैं मौका मिलते ही तुमसे इसका बदला लूंगी। नाग को मालूम हो गया कि कस्तूरी नागिन वाकई बड़ी बावकार और बाअसूल मलका है। उसकी खुददारी और शान अब भी कायम है, और इसके अलावा वो वाकई उसे जमीन पर नहीं पहुंचा सकती थी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुमसे कोई मदद नहीं लूंगा, मगर तुम्हें अपने महल के कमरे में कैद कर दिया जाएगा। तुम वहां से बरसों नहीं निकलोगी। तुम्हें जरूरत की हर शय वहां मिल जाया करेगी। नाग ने कस्तूरी को महल के कमरे में बंद कर दिया। अब सैयारे की तमाम नागिनें नाग का हुक्म मानने लगीं। उसे अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। नाग उसी वक्त नागिन माँ को लेकर गार में पहुंचा, जहां नागिन माँ की बेटी की हड्डियां पड़ी थीं। नागिन माँ ने कहा, नाग देवता, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुम अपना वादा पूरा करते हुए मेरी बेटी को जिंदा कर दो। नाग ने कहा, नागिन माँ, जिंदगी और मौत तो सिर्फ खुदा के हाथ में है, मगर मैं कोशिश करता हूँ। इसके साथ ही नाग नागिन की हड्डियों के पिंजर के पास बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में अपना सर खुदा के हजूर झुका दिया और कहा, मेरे खुदा, मेरे मालिक, जिंदगी और मौत तेरे ही कब्जे में है, तेरे ही इख्तियार में है। तू अगर चाहे तो सहराओं में समुंदर ठाठे मारने लगें। माएँ अपने मरने वाली बच्चों को भूल जाती हैं, मगर ये नागिन माँ अब भी अपनी बच्ची की जुदाई में रोती है। मैं तेरे हजूर हाथ बांधकर अर्ज करता हूँ कि अगर तू इसे पसंद करता है तो इस मुर्दा बच्ची को जिंदा कर दे। नाग ने कुछ इस तरह से खुदा से दुआ मांगी कि सांप की बची हुई हड्डियों ने हिलना शुरू कर दिया। नाग ने अपनी आंखें बंद रखीं। नागिन माँ ने हड्डियों को हिलते देखा तो खुशी से चिल्लाई, नाग देवता, मेरी बच्ची की हड्डियां हिल रही हैं। नाग ने कोई जवाब ना दिया। थोड़ी ही देर बाद नागिन की बच्ची में जान पड़ गई। अल्लाह पाक ने उसे फिर से जिंदगी अता कर दी। अपनी बेटी को जिंदा हालत में देखकर नागिन माँ ने बच्ची को सीने से लगा लिया और खुशी से निहाल होकर बोली, नाग देवता, तुम अजीम देवता हो। नाग ने आंखें खोल दी। नागिन की बेटी नागिन ने नाग के आगे सर झुका दिया और बोली, नाग देवता, तुमने मुझे फिर से अपनी माँ से मिला दिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नाग ने कहा, मैंने खुदा के हुक्म से अपना वादा पूरा किया है। नाग अब सैयारे का बादशाह बन गया। तमाम नागिनें उसका हुक्म मानती थीं। वजीर नागिन अब नाग की वजीर थी और उसकी खिदमत करती थी। नाग को बादशाही करने या खिदमत करवाने का शौक नहीं था। वो तो किसी भी तरह वहां से जमीन की दुनिया में अपने दोस्तों के पास जाना चाहता था। उसने एक बार फिर नागिन माँ से मशवरा किया। नागिन बेटी भी पास बैठी थी। नाग ने कहा, मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ। अब तुम कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मैं वापस जा सकूं। नागिन माँ ने कहा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। फिर उसने अपनी बेटी से पूछा कि क्या कोई ऐसी तरकीब है। इस पर नागिन बेटी ने कहा, नाग देवता, मैं कई बरस तक नागिन मंदिर में पुजारन बनकर रही हूँ। मुझे याद है कि एक बार नागिन मलका अपनी वजीर नागिन को कह रही थी कि अगर कोई सांप मेरी केंचली में से गुजर जाए तो रोशनी की रफ्तार पर खला में सफर कर सकता है। नाग ने फौरन पूछा कि नागिन मलका की केंचली कहाँ है। नागिन बेटी ने कहा, इसका इल्म नागिन मलका और वजीर नागिन के सिवा और किसी को नहीं है। नागिन माँ ने कहा, नागिन मलका तो कभी ये राज नहीं बताएगी।
नाग बोला, मैं वजीर नागिन से पूछने की कोशिश करूंगा। नागिन माँ तो अपनी बेटी को लेकर नागिन मंदिर की तरफ चल दी और नाग सीधा वजीर नागिन के पास आ गया। उसने आते ही वजीर नागिन से कहा, अगर तुम मुझे ये बता दो कि नागिन मलका की केंचली कहाँ है तो मैं अभी तुम्हें नागिनों की मलका बना दूंगा। वजीर नागिन बड़ी चालाक थी। उसने सोचा कि सौदा महंगा नहीं है। इस वक्त कस्तूरी नागिन बेबस और कमजोर हो चुकी है, उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। नाग देवता सैयारे का बादशाह है। अगर मैं इसको नाग मलका की केंचली बता देती हूँ तो ये उसमें से गुजर कर वापिस चला जाएगा और मुझे सैयारे की मलका बना देगा। फिर मैं नागिन मलका को अंधेरे कुएं में डालकर खुद नागिनों की दुनिया का तख्त संभाल लूंगी। उसने नाग से कहा, अगर तुम वादा करो कि मलका नागिन की केंचली मिलने के बाद तुम हमारी दुनिया से चले जाओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि केंचली कहाँ है, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम केंचली का क्यों पूछ रहे हो। नाग ने कहा, मैं तुम्हें अपनी जुबान देता हूं कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ रह भी नहीं सकता। चुनाचे वजीर नागिन नाग को लेकर नागिन महल के सबसे निचले तय खाने में आ गई। यहाँ सांपों के कई बुत बने हुए थे। एक संदूक को खोला तो अंदर नागिन मलका की केंचली लकड़ी के तख्त में बिल्कुल सीधी रखी हुई थी। नाग ने केंचली देखी तो फौरन सांप की शक्ल इख्तियार करके केंचली के अंदर से गुजर गया। वजीर नागिन ने कहा, अब तुम रोशनी की रफ्तार से खला में सफर करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जिंदा रहोगे और जलकर भस्म नहीं होगे। नाग ने कहा, याद रखो, अगर खला में मुझे कुछ हो गया तो पीछे मैं एक ऐसी जासूस नागिन छोड़े जा रहा हूं जिसके पास मेरी दी हुई बेपनाह ताकत है। उसे इल्म हो जाएगा कि मैं खला में भस्म हो गया हूं, वो उसी वक्त तुम्हें भी अपनी खास ताकत से जलाकर भस्म कर देगी। वजीर नागिन कहने लगी, नाग देवता मैं झूठ नहीं बोल रही, अब तुम बड़ी आसानी से अपनी दुनिया तक का सफर कर सकते हो। नाग ने उसी वक्त वजीर नागिन के मलका बनने का ऐलान कर दिया। फिर नागिन माँ की बेटी नागिन को समझाया कि अगर उसे अपनी खास इसके जरिए इल्म हो जाए कि मैं खलाही में जलकर राख हो गया हूं तो वो फौरन वजीर नागिन की गर्दन उड़ा दे। नागिन बेटी ने कहा, तुम परेशान क्यों होते हो नाग देवता, नागिन मलका की केंचली से गुजरने के बाद तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस उस रोज नाग नागिनों की खलाई दुनिया से अपनी दुनिया की तरफ रवाना हो गया। उसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार थी, मगर खुशकिस्मती से वो जलकर भस्म न हुआ और खला में सफर करता हुआ अपनी दुनिया की तरफ चल दिया। कस्तूरी नागिन अपने कमरे में कैद थी। जब उसे पता चला कि नाग देवता वापस अपनी दुनिया में परवाज कर गया है तो उसने फैसला कर लिया कि वो वापस नाग की दुनिया में जाएगी और अपनी सारी ताकत वापस लेकर आएगी। आगे क्या हुआ ये जानिए सीरीज की अगली कहानी में, जिसका नाम है मर्तबान की आवाजें।